हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल 2020-2021 के लिए जो हमारी सीरीज़ चालू है उसमें 2019 और 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने दोनों क्वेश्चन पेपर में मैथ्स के 20-20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देन उसके टॉपिक जो आने वाले हैं उस टॉपिक को नोट किया है। अब यहाँ पर हम आज 2017 का क्वेश्चन पेपर जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन आने वाले, इसको हम सॉल्व करने वाले। धीरे धीरे जैसे हमारे पेपर कंप्लीट होंगे उसके बाद में कंटिन्यू जो हमने टॉपिक लिखे हुए हैं उन सारे टॉपिक पर एक एक करके वीडियो डालूंगा। प्लस उसके साथ हिंदी के पूरे नोट्स मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगा। इंग्लिश के पूरे नोट्स हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले, क्या क्या हमको पढ़ना है। प्लस जीके के जितने क्वेश्चन बनने वाले, साइंस के जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं और इन्वायरमेंट के जितने क्वेश्चन पूछने वाला है, सारे क्वेश्चन पर एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आज लिया है 2017 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 1280 रुपए। अंकित मूल्य की बात हो रही है। देखिए, सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 1280 रुपए। टॉपिक हमको लिखना है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 1280 रुपए। दुकानदार 10% की छूट देता है। जो बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है, वो देता है 10% का डिस्काउंट। दोस्तों, एक और चीज की बट्टे की गणना किस पर की जाती है, इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर को आप जरूर चेक कीजिए, उस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। बट्टे की गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। तो यहां पर उसने दिया है अंकित मूल्य 1280 रुपए, 10% बट्टा। अब वो बोल रहा है कि सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य इसको हम मार्केट प्राइस बोलेंगे, इसको हम डिस्काउंट बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। बट्टा दिया 10%। इसको आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। पहला फॉर्मूला मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य बराबर फॉर्मूला बनेगा विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 माइनस बट्टा परसेंट। और डायरेक्ट अगर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बनाएंगे तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला बनेगा हमारे पास अंकित मूल्य मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस बट्टा परसेंट डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 बटे 100। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए और डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। अंकित मूल्य कितना देकर रखा उसने 1280 रुपए। 100 माइनस बट्टा प्रतिशत डिस्काउंट परसेंट ये दिया हुआ है 10% अपॉन 100। इस परसेंट को हटा दीजिए यहां से, ये हो जाएगा 1280 गुणित 90 बटे 100। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल। 9 8 72 के 2 हासिल का 7, 9 दूनी 18 और 7 25 के 5 हासिल का 2, 9 कम 9 और 2 11। देखिए विक्रय मूल्य कितना आ गया 1152 रुपए। क्वेश्चन को समझिए, अंकित मूल्य था 1280 रुपए, 10% का डिस्काउंट दिया और 1152 रुपए में बेच दिया। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। दूसरे हिसाब से अगर हम करेंगे इसको तो 1280 रुपए का 10% निकालेंगे। 1280 रुपए का 10% तो 1280 गुणित 10 गुणित परसेंट की जगह पर 1/100। ये भी हमारा टॉपिक है, परसेंटेज का एक टॉपिक। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता, डायरेक्ट पूछेगा। जैसे कि यहां पर नंबर 1280 रुपए का 10% कितना होता है, क्वेश्चन में जो संख्या होगी वो और कुछ पूछ लेगा। ये परसेंट भी हमारा एक टॉपिक है। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। देखिए 128 रुपए डिस्काउंट दिया, 128 रुपए कम किया, मतलब बेचा कितने में, 128 माइनस कर दिया। 10 में से 8, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2, 7 में से 2 5, 2 में से 1 1 और 1। देखिए दोनों स्थिति से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो या फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हो। हमारा टॉपिक अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस वाले कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा टारगेट रहेगा। टॉपिक जो है उस टॉपिक को आपको नोट करना है कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है और यहाँ पर इतनी चीजें हमारे पास दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन देकर रखा है 1800 रुपए का 10% की दर से कुछ वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 378 हो तो समय याद कीजिए। समय निकालना है, समझिए इसको, समय फाइंड करना है। इसको हम एन भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास देकर रखा है प्रिंसिपल, मूलधन देकर रखा है, मूलधन 1800 रुपए, दर आर ये देकर रखी है 10% और सी आई देकर रखा है 378 रुपए। सी आई देकर रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज देकर रखा है, समय निकालना है एन। तो इसके लिए फॉर्मूला आप देखिए, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, उसमें भी हमने सीआई का फॉर्मूला लिखा है और क्वेश्चन में पूछा भी गया है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि सीआई का फॉर्मूला क्या है। तो हमको ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि हम 20 नंबर पूरे कंप्लीट करें। हर एक टॉपिक के क्वेश्चन पर हमको बात करना है। सीआई का फॉर्मूला डायरेक्ट आप फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए। सीआई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पूरे की पावर n-1। यहां से हम इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू निकालेंगे। यहां से हम इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू निकालेंगे। सीआई देकर रखा है हमको 378 बराबर प्रिंसिपल ये दिया हुआ है 1800 रुपए
स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर की जगह पर 10/100 पूरे की पावर n -1। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 378 बाय ये हो जाएगा हमारा 1800 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 + 1/10 तो ये हो जाएगा 10 1 10 और 1 11/10 पूरे की पावर n -1। -1 ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो 378/1800 प्लस 1 बराबर 11/10 पूरे की घात n। n का मान चाहिए इसलिए उसको ऐसा कैसा लेकर चलना है हमको। दोनों का एलसीएम अगर हमने लिया तो एलसीएम आया 1800 1800 तो 378 जैसे कि वैसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1800। दोनों को ऐड कर लीजिए सावधानी से। 1800 में 378 को ऐड करना है। 378 ये हो जाएगा हमारा 8 7 और 0 7 8 और 3 11 का 1 ये हो जाएगा तो इक्वल यहाँ जाएगा 11/10 पूरे की पावर n। इसको आगे सॉल्व करना है। इन दोनों को ऐड करने पर हमने लेकर आए 2178 बाई 1800 इज इक्वल्स टू 11/10 पूरे की पावर यहां पर आ गया n। कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल 900 टाइम, 2 से 2178 को हमने कैंसिल किया 1089 टाइम। इसके बाद यहां से हम 3 से कैंसिल करेंगे। 3 से कैंसिल किया हमने इसको, 3 से इसको कैंसिल किया 300 टाइम, 3 से इसको कैंसिल किया 3 3 = 9, 3 6 = 18, 3 3 = 9। फिर से 3 से इसको कैंसिल किया 100 टाइम, 3 से इसको कैंसिल किया 3 1 = 3 2 = 3 1 = देखिए पूरा कैंसिल करके हमने लेकर आया यहाँ पर 121, यहाँ पर लेकर आया 100। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 121/100 इज इक्वल्स टू ये वाला हमारा 11/10 पूरे की पावर n। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर? हम इसको लिख सकते हैं 11/10 पूरे की पावर 2 इक्वल 11/10 पूरे की पावर n। बेस सेम है, पावर इक्वल होगी, बेस सेम है, पावर इक्वल होगी तो n इक्वल आ गया 2 ईयर 2 वर्ष। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन उसने देकर रखा था समय बराबर ज्ञात करना था, प्रिंसिपल 1800 रुपए, दर आर 10%, सीआई 378 रुपए। हमने सीआई का फॉर्मूला लगाया। सीआई का फॉर्मूला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला पूछ लेता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है। यहां पर वैल्यू पुट की और n इज इक्वल्स टू लेकर आए, बेस सेम थे, पावर इक्वल हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू 2 ईयर, n इक्वल 2 ईयर। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, टॉपिक को समझिए, टॉपिक को नोट डाउन कीजिए, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है और हमको पूरे 20 क्वेश्चन लेकर आना है। 20 क्वेश्चन के 20 मार्क लेकर आना है। इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन, इसको जब तक आप लिख लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब पूरे की पावर -3/2। 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब ये हो जाएगा 27। ऐड हम जब करेंगे तो 27 और 1 28 और 8 36 पूरे की पावर -3/2। रैशनल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन बन गया। मतलब हमारा टॉपिक रैशनल एक्सपोनेंट जो हमने इसके पहले के वीडियो में नोट डाउन किया है, उस टॉपिक को भी हमको अच्छे से पढ़ना है। 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और पूरे की पावर -3/2, 6 का स्क्वायर इंटू -3/2। फॉर्मूला x की पावर m पूरे की पावर n इक्वल x की पावर m इंटू n। 2 से 2 कैंसिल, 6 की पावर -3। अब 6 की पावर -3 लिखा हुआ है, इसको पॉजिटिव बना दीजिए पावर को, x की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/x की पावर m। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 का क्यूब, और 1/6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 1/, कल हमने 6 इंटू 6 इंटू 6 भी किया था, 36 इंटू 6 हो जाएगा 216। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/216। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, या आंसर ये भी पूछ सकता है ये वाला, और 216 1/216 भी इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो सकता है। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन कैसे दिए हुए उसके हिसाब से आंसर लिखना है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन दिया है मोहन की वर्तमान आयु x + 3 वर्ष है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मोहन की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ मोहन x + 3, वो बोल रहा है 8 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी। 8 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या थी। तो 8 वर्ष पूर्व आयु निकालने के लिए हम x + 3, इसमें हम क्या करेंगे 8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 5। तो 8 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी x - 5। अभी वर्तमान आयु कितनी है x + 3, और 8 वर्ष पहले आयु कितनी थी x - 5। लेट सपोज x की जगह पर आप मान लो 10 या x की जगह पर आप मान लो 20, तो वर्तमान आयु इसकी कितनी है 23 साल। वो बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो हम क्या करेंगे इसमें से 8 घटाकर बता देंगे तो कितना आ जाएगा 15 साल। तो 8 वर्ष पहले वो 15 साल का था, बट उसने अभी हमारे पास x + 3 दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना पड़ा, तो हम x - 5 लिख रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके टॉपिक के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इसमें x² y और xy², इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है।
महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर वाई इक्वल एक्स इंटू वाई, और ये एक्स वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई इंटू वाई, जो कॉमन होगा एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम एक्स इंटू वाई, जो कॉमन होगा वो महत्तम, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या जाएगा, एक्स और वाई। चेक कीजिए, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, टॉपिक नोट डाउन कीजिए। इस 2017 के क्वेश्चन पेपर में उसने लघुत्तम और महत्तम से भी क्वेश्चन पूछे, मतलब हमको लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के जो क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो बहुपदों के लिए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोल देगा, या वो नंबरों के लिए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोल देगा, तो भी हमको दोनों तरीके से तैयार रहना है। इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डायग्राम बना है, इसको समझिएगा। ये डायग्राम बना है, ये सेंटर इसका और सी ओ, यहां का एंगल दिया 60 डिग्री, ये ए और ये बी। वो बोल रहा है कि एंगल AOC इक्वल 160 डिग्री, तो एंगल ABC इक्वल व्हाट। एंगल ABC क्या है आपको याद रखना है। यहां पर एक थ्योरम है, 10th क्लास की थ्योरम है, 8th में भी थ्योरम दी हुई है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि के किसी भाग पर बने कोण से डबल होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण, जो एंगल बनता है सेंटर पर, जो एंगल बनता है, और उसी से जो उसके परिधि के किसी भाग पर एंगल बनता है, तो केंद्र पर बना वाला कोण डबल होगा। इसका मतलब परिधि के किसी पार्ट पर बना एंगल केंद्र पर बने कोण से आधा होगा। मतलब अगर ये 160 है तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 80। कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। थ्योरम याद रखना है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि के किसी भाग पर बने कोण से दोगुना होता है, मतलब परिधि का कोण डेफिनेटली आधा होगा। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं हम। ये सेंटर है और ये परिधि, अगर ये 40 डिग्री का एंगल बन रहा है परिधि पर, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो होगा 80 डिग्री का होगा। मतलब परिधि पर बना कोण आधा होता है और केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दोगुना होता है। तो यहां पर परिधि पर बना कोण पूछा था, केंद्र पर बना हुआ कोण दिया है, तो 160 जब ये दिया हुआ है तो इसका मान आएगा 80 डिग्री। इसको याद रखना है, टॉपिक याद रखना है। फिर से या इसको लिख लीजिए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि के किसी भाग पर बने कोण से दोगुना होता है। केंद्र पर बना वाला कोण दोगुना होगा और परिधि के किसी भाग पर बना कोण आधा होगा। आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो है 5, 12, 17, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 7, 5, 12, 6, 8, 10 और 13, 15, 17। इसमें पाइथागोरस त्रिक कौन सी है, पाइथागोरस त्रिक की जोड़ी कौन सी है, पाइथागोरस प्रमेय से या जो पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करती है वो वाली जोड़ी कौन सी है। तो हमको एक चीज पता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, बाकी को कुछ भी मान सकते हो आप। चारों को चेक करना है, चारों में पाइथागोरस प्रमेय अगर लग रहा है तो वो पाइथागोरस प्रमेय के लिए पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं तो वो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो देखिए 1, 2, 3 सबसे बड़ी भुजा कर्ण 17, 17 का वर्ग 289 बराबर 12 वर्ग 144, 5 का वर्ग प्लस 25, तो 5, 4, 9, 4 और 2, 6, 1, 289 169 के बराबर नहीं है, मतलब पाइथागोरस त्रिक नहीं है। 7, 5, 12, 12 की घात 2 144, 7 की घात 2 49, सबसे बड़ी भुजा इसलिए हम कर्ण मान रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। 90 डिग्री ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर ये बेस। कर्ण, लंब और आधार, हमने सबसे बड़ी भुजा को यहाँ पर कर्ण माना। 7 7 49 55 25, दोनों को जोड़ते कहीं से कहीं तक 144 नहीं आएगा। 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, यहाँ पर 4 और 2 6 और 1 7, तो 144 इज नॉट इक्वल 74। इसको चेक करते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर दीजिए, 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10। देखिए 100 इज इक्वल्स टू 100। तो पाइथागोरस जो त्रिक है वो कौन सी भुजा होगी, 6, 8 और 10। इसको चेक मत कीजिए, अब एक ही आंसर हमारा सही होगा। पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, मतलब तीनों भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय के लिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करती है या नहीं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं, इसके लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा हमने कर्ण मानी और दोनों भुजाओं को कुछ भी मानकर आगे सॉल्व किया पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। अगर दोनों पार्ट इक्वल आए तो हमने बोला कि वो पाइथागोरस त्रिक की भुजाएं हैं, नहीं तो पाइथागोरस त्रिक की भुजाएं नहीं है। आगे चलते इसका क्वेश्चन हम देखते। इसका अगला क्वेश्चन दिया है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके आप सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। कल भी हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर में 2018 के क्वेश्चन पेपर में इसी को सॉल्व किया हुआ है। लंबाई यहां पर हम मान लेते 4 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है और जो चौड़ाई है वो दी है 3 सेंटीमीटर। हमको करना क्या है,
विकर्ण निकालना है। तो यहाँ पर हमने एक आयत बनाया, आयत का विकर्ण बना लिया, और विकर्ण ये हो जाएगा, और एक हिसाब से माने तो ये हो जाएगा कर्ण। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आयत के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है किसके अंदर, आयत के अंदर। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण इसका वर्ग यही विकर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, 3 की घात 2 धन 4 की घात 2, 3 दिया 9, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25। विकर्ण ये कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण का वर्ग बराबर 25। अब 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, घात 2 से घात 2 कैंसिल, कर्ण या विकर्ण ये हो जाएगा हमारे पास 5। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जिसमें आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर थी, उस आयत का विकर्ण कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। इस चीज को यहां पर याद रखना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आयत की प्रॉपर्टीज याद कीजिए, आयत की प्रॉपर्टीज से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 200 250 की ऊपरी सीमा क्या होगी। 200 और 250 इसकी ऊपरी सीमा, वर्ग अंतराल 200 250 की ऊपरी सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा, जो बड़ी है वो उच्च सीमा, तो ऊपरी सीमा क्या होगी यहाँ पर 250, निम्न सीमा क्या होगी 200। दोनों चीजें बहुत इजी है, उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा पूछ ली उसने तो भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन देकर रखा है x की पावर b प्लस ए इंटू एक्स की पावर b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c प्लस ए अपॉन x की पावर a, x की पावर b इंटू एक्स की पावर c, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर x की पावर a प्लस b ये वाला प्लस b प्लस c ये, और ये हो जाएगा x की पावर प्लस में c प्लस a अपॉन x की पावर a प्लस b प्लस c। तो ये क्लियर हो गया हमारा, x की पावर a प्लस b प्लस b प्लस c, इस जो पावर थी सारे को ऐड कर दिया क्योंकि बेस सेम थे। फॉर्मूला है हमारे पास x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल एक्स की पावर m प्लस n, बेसिक फॉर्मूला। या इसको आप रैशनल एक्सपोनेंट में डाल सकते हैं, परिमेय घातांक में, तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए a कितनी बार है, 2 बार, तो x की पावर 2a प्लस 2b और ये हो जाएगा 2c प्लस 2c अपॉन में x की पावर a प्लस b प्लस c। इसके बाद देखिए दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो फॉर्मूला हमारे पास x की पावर m अपॉन x की पावर n इक्वल x की पावर m माइनस n। दोनों फॉर्मूले याद रखना है कि जब इनटू होगा तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी m प्लस n, और जब डिवाइड होगा तो पावर आपस में माइनस हो जाएगी। तो इसको हम एक बार लिख के इनमें से 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, पावर को माइनस कर सकते हैं। तो x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस a माइनस b माइनस c। 2a में से a जाएगा x की पावर a, 2b में से b जाएगा प्लस b, 2c में से c जाएगा प्लस c। तो ये इसका आंसर x की पावर a प्लस b प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास x की पावर a प्लस b प्लस c। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x की पावर a प्लस b प्लस c। लेकिन अगर यहां पर ऐसा देता स्क्वायर, क्वेश्चन में a x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c देता, तो क्या करते हैं, इससे सब में मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाता हमारा 2a 2b और 2c। यहां पर भी आ जाता है 2a 2b और 2c, इससे कैंसिल हो जाता, आंसर आ जाता 1। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे या ऐसा पूछे, दोनों में तैयार रहना है। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अगर x की पावर पूरे की पावर 2 होगी तो 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, और 2 से जब सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2a 2b और 2c, पूरे से पूरा कैंसिल, आंसर हो जाएगा 1। तो दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे तो तैयार रहना है। इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन कैसे बनेगा हमारे पास, ये बेलन बनेगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आ जाएगी इसकी h, त्रिज्या r, ऊंचाई h, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा 2 पाई r और 2 पाई r h, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ में कर्व्ड सरफेस एरिया में बाहर का भाग आता है, इसलिए 2 पाई r h। अगर वह टोटल संपूर्ण भाग पूछता, टोटल भाग पूछता, तो 2 पाई r और r प्लस h, ये टोटल सरफेस एरिया। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब जिसमें बाहर का भाग आ रहा है, जिसमें बाहर का भाग आ रहा है ऐसा, ये वाला, ये वक्र पृष्ठ, और टोटल संपूर्ण में ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद ये सिर्फ फॉर्मूला पूछा था, तो हमको ये भी पढ़ना है, बेलन, शंकु, गोला, स्फेयर,
जो सिलेंडर है, कोण है, इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले और जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये भी हमको एक बार इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं इससे। क्वेश्चन देकर रखा है किस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती है, किस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती है, तो याद रखना है चालू खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन, एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, सिक्का है अब वो 1 रुपए का होगा 2 रुपए का होगा ये नहीं पता, एक सिक्का जिसका व्यास देकर रखा है, व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, परिधि क्या होगी, परिधि का सूत्र 2 पाई r, परिधि का सूत्र 2 पाई r, व्यास है त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो व्यास 2 बटे 2 1 सेंटीमीटर, परिधि क्या जाएगी 2 इंटू पाई रहने दीजिए इंटू आर की जगह पर 1, ये हो जाएगा 2 पाई, और पाई की वैल्यू अगर रखने के लिए बोलेगा तो पाई की जगह पर 22/7 या 3.14 रखकर उसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन था कि एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसकी परिधि की माप क्या होगी, तो परिधि की माप हमने निकाली 2 पाई। अगर ऑप्शन में पाई में वैल्यू होगी तो पाई की वैल्यू नहीं रखना है, और अगर पाई से हटके कुछ होगा तो पाई की वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। इसको लिख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन को सुनिए, क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के 3 कोण, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, कौन सा चतुर्भुज है ये नहीं बताया है, चतुर्भुज के 3 कोण, एक 100 डिग्री, एक 110 डिग्री, एक दिया हुआ है 85 डिग्री, वो बोला इसका फोर्थ वाला एंगल क्या होगा, ए बी सी डी, तो डी निकालना है। हम जानते हैं किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, एंगल ए देकर रखा है 100 डिग्री, एंगल बी 110, एंगल सी 85 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। ऐड कर लीजिए 5, 8 और 1 9, 1 और 1 2 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360, एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 295, एंगल डी इज इक्वल्स टू 10 में से 5 5, यहां पर आ जाएगा हमारे पास पूरा 60 उठा लीजिए और यहां से 5 उठा लीजिए तो ये जाएगा 65, 360 में से 295 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 5, यहां पर 5 और 15 में से 9 6 और इधर कुछ नहीं तो 65। दोनों तरीके से सॉल्व कर लीजिए, लेकिन याद रखना है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360। इसका अगला क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन समझिएगा, लिख रहा हूं मैं यहां पर इसके चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन दिया है √2x² प्लस 7x प्लस रूट में 8, x² प्लस √7x प्लस √8। सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है x² प्लस 7 रूट में x प्लस 8, और फोर्थ ऑप्शन है √2x² प्लस √7x। वो पूछ रहा है कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, इसमें बहुपद कौन सा नहीं है। तो एक चीज याद रखना, अगर वेरिएबल रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर वेरिएबल a b c d e f g से लेकर x तक, अगर वेरिएबल पॉलिनोमियल जिस भी फॉर्म में दिया होगा, लेट सपोज p ऑफ x में चारों दिए हुए, तो अगर x रूट में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, व्यंजक नहीं है। देखिए x रूट में है और ये भी एक व्यंजक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 484, 625, 941 और 325। आप 1 से 50 तक वर्ग याद करना ही है, आपको 1 से 50 तक वर्ग याद करना ही है, वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक पढ़ना ही है। तो अभी मैं बता दे रहा हूं डायरेक्ट 625 यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है पूछ रहा था, चेक कीजिएगा क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहां पर कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है पूछ रहा था। तो 625 25 का वर्ग है, यहां पर डायरेक्ट इनको सॉल्व करना मतलब कि हमको याद करना है, और डायरेक्ट जब याद करेंगे कुछ चीजें तो डायरेक्टली हमारी कुछ चीजें सीधी सीधी कंप्लीट हो जाएगी, जिसको हमको ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -1/2 पूरे की पावर 5 इंटू -1/2 पूरे की पावर 3, -1/2 की पावर 5 -1/2 की पावर 3, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, -1/2 पूरे की पावर 5 और 3 हो जाएगा 8। अब -1/2 की पावर 8 है, मतलब हमको करना क्या है, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 1 2 3 4 5 6 7 इंटू -1/2 8 टाइम लिख दिया। या फिर ऑप्शन चेक कर सकते हैं, हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास आंसर है -1/2 की पावर 8, ये पहला ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन है -1/2 की पावर 15, तीसरा ऑप्शन है -1/2 की पावर 7। तो हमारा टॉपिक जो है रैशनल एक्सपोनेंट का ही हमने पढ़ा है। या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए -1/2 की पावर 8, ये भी हमारा आंसर है, क्योंकि ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 की पावर 8। इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 4x + 3/2x + 7 = 3 है, तो x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए 4x + 3 = 3, 2x + 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया। 4x + 3, 3 2 6x, 3 7 21। अब 4x को उधर लेकर चले जाइए, 6x - 4x और 3 - 21, ये हो जाएगा हमारे पास। 6x में से 4x जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा -18 और x = -18/2, इससे इसको कैंसिल कर दिया 9, तो x = आ गया -9। LHS RHS चेक कर लीजिए उसमें वैल्यू रखकर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -9। इसका एक और क्वेश्चन 11, 21, 31, 41 और 51। अर्थमेटिक मीन निकालना है, माध्य निकालना है, इसका समांतर माध्य निकालना है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज दी है, 5 आंकड़े दिए हैं, 5 डेटा दिए हुए हैं और इसका हमको समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। फॉर्मूला इसका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 11 + 21 + 31 + 41 + 51 बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। यहां पर आ जाएगा 5। 1 2 3 4 5, 2 3 3 6 4 10 और 5 15 बटे 5, 5 दिया 15, 5 × 5, आंसर कितना आ गया 31। एक और इसका क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारे क्वेश्चन को, सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। जब हम टॉपिक के वीडियोस लाएंगे तो हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा। याद रखना 20 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए, पूरे 20 नंबर हमारे इसमें से आना चाहिए। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 2017 का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किन्हीं 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने पहले ही लिख दिया है, बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है। वो बोल के रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। कंडीशन देखिए, अब हम क्या करेंगे, मान लेते कि पेन के बेचने की बात कर रहे हैं, तो एक पेन का क्रय मूल्य हमने मान लिया 1 रुपये। एक पेन का क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य की बात हो रही है, तो 9 पेन का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 9 पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर। तो 10 पेन कितने रुपए में आ गए 10 रुपए में, तो 10 पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया 10 रुपए। 9 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 रुपए। 9 पेन का विक्रय मूल्य, 9 वस्तु को हमने पेन मान लिया है, तो 9 पेन का विक्रय मूल्य 10 रुपए आ गया, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य के बराबर था। तो 9 पेन का क्रय मूल्य हमने यहां पर निकाल लिया 9 रुपए। एक पेन का 1 रुपए, इसके हिसाब से जब कंपैरिजन करेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा 9 रुपए, क्योंकि हमको देखना था कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। हमने यहाँ पर 9 पेन का क्रय मूल्य निकाला है। एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, तो 9 पेन का क्रय मूल्य कितना आ गया 9 रुपए, और 9 पेन का विक्रय मूल्य कितना आया 10 रुपए। मतलब कि 9 पेन हम 9 रुपए में लेकर आए और 9 पेन को हमने 10 रुपए में बेच दिया। अब एसपी ज्यादा है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस है, पक्का डेफिनेटली हमको क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। हमने 9 पेन बेचे, 9 पेन लाए थे हमने 9 रुपए में, बेचे 10 रुपए में, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया हमारा लाभ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ रखा 1, क्रय मूल्य की जगह पर 9 गुणित 100, 100 बटे 9। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 11:1/9। 11 राइट 1/9, ये हमारा आंसर। 11 राइट 1/9%, 11 से 1/9%। दोस्तों ये था 2017 का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हम 2016 और 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, सारी तैयारी हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर लेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक करके सारे टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।